हेलो स्टूडेंट, आप सभी लोगों के अपने चैनल राठौर स्टडी पॉइंट में बहुत बहुत स्वागत है। हमने रस को पढ़ा दिया था, 10 मिनट के अंदर में पूरे रस को कंप्लीट करवा दिया था। 2 से 3 क्वेश्चन आता है, जो स्टूडेंट नहीं किए हिंदी व्याकरण का प्लेलिस्ट बना दिया मैंने, जाके देख लीजिएगा। आज के क्लास में भी एकदम महत्वपूर्ण क्लास है आपके लिए। यहां से आपके परीक्षा में 2 या 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन तो जरूर पूछा जाएगा समाज से, 3 भी पूछ सकता है। तो आज भी हम 10 मिनट के अंदर में, 10 से 15 मिनट के अंदर में पूरा समास आपको पढ़ा देंगे एकदम ट्रिक्स के द्वारा। जादूगर देखिएगा कैसे जादू चलेगा आज हमारा। समास को सबसे पहले समझ लेते, बचपन से पढ़ते आ रहे, पता होगा समास को संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं, संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं। यहां पे मैंने लिख दिया समास संक्षिप्तीकरण को ही समास कहते हैं। 2 या 2 से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध, 2 या 2 से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध। अभी कॉल नहीं उठाएंगे, चलिए। 2 या 2 से अधिक शब्दों का परस्पर संबंध बताने वाले शब्द को समास कहते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। कभी कभी पूछ लेता है समास के कितने भेद होते हैं। समास के 6 भेद होते हैं। पहला है द्विंद समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है कर्मधारय समास, चौथा अव्ययभाव समास, पांचवा बहुव्रीहि समास और छठा है तत्पुरुष समास। चलिए, तो यहां तक सबका कंप्लीट होगा। एक एक कर करके मैं सारे समास को आपको आज बताने वाला हूं। चलिए, पहला क्या है हमारा? पहला है द्विंद समास। पहले हम लोग समझेंगे द्विंद समास होता क्या है। तो आप लोगों ने डिफिनेशन पढ़ा है, पर आज मैं डिफिनेशन से नहीं बताने वाला हूं। पहले भी मैंने बोला डिफिनेशन कितना याद करेंगे भाई, है ना। बाबू सोना से छुट्टी कहां मिलता है। डिफिनेशन याद नहीं करवाऊंगा, ट्रिक्स से बनाऊंगा। समझना, द्विंद समास क्या होती है? जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों ही प्रधान होते हैं उसे द्विंद समास कहते हैं। अरे ट्रिक्स समझिएगा, ट्रिक्स क्या है, ट्रिक्स समझिएगा एकदम 100%। सबसे पहले द्विंद समास पहचानने का सबसे पहला तरीका आपको याद रखना है, जो भी मेरे शेर शेरनी है, योजक चिन्ह, अधिकतम योजक चिन्ह लगा रहेगा। योजक चिन्ह लगा रहेगा, योजक चिन्ह क्या लगा रहेगा? योजक चिन्ह लगा रहेगा, योजक चिन्ह लगा रहेगा। दूसरा, कॉल का इतना, पहला योजक चिन्ह लगा रहेगा। दूसरा समझिएगा, दूसरा और विभक्ति का लोप होगा, और विभक्ति का लोप होगा। समझाएंगे, और विभक्ति का लोप होगा। क्या होगा? लोप होगा। चलिए, तीसरा है एक दूसरे के विपरीतार्थक रहेगा। ये जो शब्द रहेगा ना, एक दूसरे के विपरीतार्थक रहेगा, एक दूसरे का विपरीतार्थक रहेगा। विपरीतार्थक मतलब तो पता ही है ना, उल्टा होता है जी। चलिए ठीक है, अगर ट्रिक्स ना भी याद करें तो भी कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप इसको नहीं भी याद रखेंगे कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ इन 3 पॉइंट्स को याद रखना है। अगर एक पॉइंट्स भूल भी गए कोई दिक्कत नहीं है, 2 को तो याद है ना भाई, 2 को भी याद है, काम चल जाएगा। चलिए समझिए, सबसे पहले मैं एग्जांपल लेता हूं कुछ, जैसे माता पिता, माता पिता, माता पिता, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, छोटा बड़ा, पाप पुण्य, पाप पुण्य। अरे बहुत सारा एग्जांपल हो जाएगा, लेते रहो ना, जितना एग्जांपल लोगे उतना ले सकते हो। बहुत सारा एग्जांपल है, भाई बहन, भाई बहन। अब आप लोग ले लेना, बहुत सारे एग्जांपल है। और ले ले क्या? और ले ले, बताइए। चलो इतना काफी है ना। चलिए समझिएगा, माता और पिता, माता और पिता, यहां पे क्या है? योजक चिन्ह है, जी है। छोटा और बड़ा योजक चिन्ह है। पाप और पुण्य योजक चिन्ह है। भाई बहन योजक चिन्ह है। पहला कॉन्सेप्ट क्लियर है? क्लियर है जी। दूसरा और विभक्ति का लोप है, माता और पिता, माता और पिता, छोटा और बड़ा, छोटा और बड़ा, है ना, छोटा और बड़ा। दूसरा पाप और पुण्य, पाप और पुण्य, और विभक्ति के लोप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? देखिए ना, हमको मत देखिए, यहां पर देखिए, ठीक है। और विभक्ति के लोप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। अब देखिए भाई बहन, यहां पर भी भाई और बहन और विभक्ति का लोप हो रहा है। अरे और विभक्ति के लोप हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है ना। चलिए दूसरा, एक दूसरे का विपरीतार्थक होगा, यानी उल्टा होगा। समझिएगा कैसे? भाई का उल्टा बहन, पाप का उल्टा पुण्य, छोटा का उल्टा बड़ा, माता का उल्टा पिता। चलिए, तो आपको क्या ये डिफिनेशन याद करना पड़ा? नहीं ना। तो इसको याद नहीं भी करोगे तो काम चल जाएगा। अब दिक्कत है, कभी कभी भूल भी तो जाते हैं, तो अगर इसको भूल भी गए तो भी दिक्कत नहीं है। इतना खाली कॉन्सेप्ट याद रखना है, योजक चिन्ह लगा रहेगा और विभक्ति का लोप होगा, एक दूसरे का विपरीतार्थक होगा। अब अगर और ये
वाला तुम भूल गए। ध्यान देना, योजक चिन्ह लगा रहे और एक दूसरे का उल्टा रहे, एक दूसरे का उल्टा रहे। एक यहां पर नोट लिखना है ना, क्या लिखना, नोट लिखना, नोट जरूरी है। नोट लिखना है कि जब रिपीटेड रहे, ध्यान दीजिएगा, जब रिपीटेड रहे, ध्यान दीजिएगा यहां पे जब भी रिपीटेड रहे, जैसे कि माता और यहां पर योजक चिन्ह और फिर माता रहे, तो ये रिपीटेड है, ये शब्द रिपीटेड है। तो जहां भी रिपीटेड रहेगा वहां पर आपको कभी भी द्विंद समास नहीं लगाना है, वो फिर अव्ययभाव समास हो जाएगा, उसको हम बाद में बता देंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि जब भी रिपीटेड रहे, क्योंकि गलत कभी कभी एग्जाम में करवा देता है, ठीक है। जब भी जैसे छोटा और छोटा रहे तो नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कॉन्सेप्ट कहता है योजक चिन्ह लगल रहेगा और रिपीटेड रहेगा तो वो द्विंद समास नहीं होगा, वो अव्ययभाव समास हो जाएगा। यानी रिपीटेड रहे, रिपीटेड रहेगा तो एक दूसरे का विपरीतार्थक नहीं रहेगा। तो ये कॉन्सेप्ट कहां फॉलो कर रहा है, एक दूसरे का विपरीतार्थक नहीं रहेगा, सीधा से याद रखना है नोट में कि रिपीटेड रहे, रिपीटेड रहे तो अव्ययभाव समास हो जाएगा। उसको बाद में भी हम लोग कवर करेंगे। द्विंद समास कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ, कंप्लीट हो गया तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए बताइए जल्दी से, सबका कंप्लीट है, बिल्कुल कंप्लीट है। चलिए सेकंड है हमारा द्विगु समास। सेकंड क्या है, द्विगु समास है। दूसरा है हमारा द्विगु समास। समझिएगा, जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो द्विगु समास कहलाता है। जिस समास में पूर्व पद संख्यावाचक हो, इसका ट्रिक्स क्या है तो समझिएगा, इसका ट्रिक्स है जहां पर लिख सकते हैं कि संख्या की प्रधानता हो, जहां पर संख्या की प्रधानता हो, जहां पर संख्या की प्रधानता हो, जहां पर संख्या की प्रधानता हो, किसकी प्रधानता हो, संख्या की प्रधानता हो, जहां पर संख्या की प्रधानता हो वह आपका द्विगु समास होगा। एग्जाम्पल बहुत ही आसान होता है, आप लोग 10th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं। जैसे सत मंजिला बोले, सत मंजिला, सत मंजिल या सत मंजिला बोले तो 7 मंजिलों का समूह, मतलब 7 मंजिल का मकान भी हो सकता है। अगर 8 मंजिला बोले तो 8 दीपों का समूह। अगर त्रिभुज बोले तो 3 भुजाओं का समूह। अगर हम लोग नवरत्न बोले, नवरत्न बोले, नवरत्न बोले, नवरत्न तो 9 रत्नों का समूह, 9 रत्नों का समूह, 9 का बोध हो रहा है, 7 का बोध हो रहा है। तो जहां पर भी ध्यान देना कि पूर्व पद क्या हो, संख्यावाचक हो। अगर इसको नहीं याद करना है, इतना कौन याद करेगा, तो जहां पर भी संख्या की प्रधानता हो, जहां पर भी संख्या की प्रधानता हो वह आपका क्या हो जाएगा, द्विगु समास हो जाएगा। और सबसे आसान अगर कोई समास है तो यही होता है आपका द्विगु समास। और एग्जांपल ले ले, क्या बोलिए, और एग्जांपल ले ले। ऐसे तो बहुत सारा एग्जांपल है, हजारों है, करोड़ों है, जितना लो, है ना। तो द्विगु समास में संख्या की प्रधानता होती है। किसकी प्रधानता होती है, संख्या की प्रधानता होती है, संख्या की प्रधानता होती है, याद रखिएगा, ठीक है। जैसे नवरत्न हो गया, 8 मंजिला, जितना लेना है जो लो, प्रैक्टिस सेट हम बता देंगे कहां से लगाना है अंत में, ठीक है। चलिए कर्मधारय समास को समझते हैं। कॉल आ गया था तो हमने वहां पर कट कर दिया, फिर से हम आपको बता देते हैं, ठीक है। कर्मधारय समास क्या होती है, ऐसे तो डिफिनेशन याद नहीं करना, हमने पहले भी बोला है, जिस समास में पूर्व पद विशेषण हो और उत्तर पद विशेष हो कर्मधारय समास कहलाता है। विशेष आप लोग विशेषण भी पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहां से भी एक क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो विशेष तो आप लोगों ने पढ़ रखा होगा अगर पाइड कोर्स में होंगे तो। कर्मधारय समास क्या होता है, जहां पर विशेषता बतलाया जाए, जहां पर विशेषता बतलाने वाले शब्द को कर्मधारय समास कहलाता है। अरे ट्रिक्स याद करो ना भैया, विशेषता बतलाने वाले शब्द को, विशेषता बतलाने वाले शब्द को, बतलाने वाले शब्द को कर्मधारय समास कहते हैं, कर्मधारय समास कहते हैं। जैसे में काली मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्च, काली है जो मिर्च, विशेषता बतला रहा है कि नहीं, काली मिर्च। अब यहां पर लिख दे लाल मिर्च, लाल है जो मिर्च, विशेषता बतला रहा है नहीं कि मिर्च कैसा है, अरे काली है, अरे कैसी है, काली है, काली है। लाल मिर्च अगर यहां पे लिख दे लाल मिर्च, तब मिर्च कैसा, लाल, विशेषता बतला रहा है, अरे मिर्च का विशेषता बतला रहा है कि नहीं बतला रहा है, बतला रहा है। तो कौन सा समास, अरे विशेषता बतलाने वाले समास, विशेषता बतलाने वाले शब्द को कर्मधारय समास कहते हैं। बस एकदम ट्रिक से याद रखो, विशेषता बतलाने वाले शब्द। जैसे पीतांबर, पीला है जो अंबर, अरे पीतांबर, हा पीतांबर, पीला है जो अंबर, पीला है जो अंबर। चंद्रमुखी, चंद्र के समान मुख वाला, यह भी आपका कर्मधारय समास हो जाएगा। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक कंप्लीट होगा। मैं प्रैक्टिस सेट कहां से लगवाना है बताऊंगा, और अंत में बताने के बाद आपको बताऊंगा कि क्वेश्चन किस टाइप
टाइप से पूछा जाता है। तो 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट नोट्स भी लिखाएंगे, नहीं तो फिर गलती हो जाएगा। बहुत सारे स्टूडेंट हमारा तो अइबे कर रहा है, तो ज्यादा चालाकी करोगे तो फिर एग्जाम में पता चलिए जाएगा। ठीक है, तो पूरा सेशन देखना और शेयर कर देना। शेयर नहीं कर रहे हो भाई, क्या बात है, अरे शेयर कर दो, शेयर कर दो रसगुल्ला। चलिए 4 नंबर क्या है, अव्ययभाव समास। चलिए 4 नंबर बताते हैं, अव्ययभाव समास। 3 हो गया ना, हाँ 3 हो गया। चलिए 4 नंबर, हाँ शेयर कर दो भाई, जो नहीं किया शेयर, इतना जबरदस्त क्लास है भाई। चलिए शेयर कर दीजिएगा। यहां से 2 क्वेश्चन आपका कंप्लीट, रस भी पढ़ा दिया हमने, 2 से 3 वहां, 5 क्वेश्चन तो कंप्लीट करवा दिए भाई 2 क्लास में, फिर भी तुम लोग शेयर नहीं कर रहे हो भाई, बताओ। चलो क्या कहे, क्या, हाँ चौथा ना, 3 हो गया ना, चौथा है अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास, अगर हिंदी गलती हो जाए तो माफ कर देना, ठीक है, हिंदी मतलब लिखे में, चलो बाकी तो ठीक ही है। अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास क्या होता है, तो यहां पर उपसर्ग वाले शब्द, उपसर्ग अगर नहीं पढ़े हो तो फिर दिक्कत है। उपसर्ग वाले सारे शब्द, उपसर्ग वाले शब्द लिख दो ना डायरेक्ट, उपसर्ग वाले शब्द अव्ययभाव समास कहलाता है। अव्ययभाव समास, अव्ययभाव समास कहलाता है, ठीक है, अव्ययभाव समास कहलाता है, समास कहलाता है, ठीक है, अव्ययभाव समास कहलाता है। और एक पॉइंट, उपसर्ग वाले शब्द, उपसर्ग वाले जैसे यथासंभव है ना, आजन्म, जितने भी उपसर्ग वाले शब्द है, उपसर्ग मैंने पढ़ा दिया है। जो स्टूडेंट अगर उपसर्ग नहीं पढ़े हैं तो उपसर्ग मैंने यूट्यूब पे पढ़ा दिया है, आप जाके प्लेलिस्ट में, हिंदी का प्लेलिस्ट होगा वहां पर जाके देख लेंगे। तो इसको बताने की जरूरत है, उपसर्ग, जितने भी उपसर्ग वाले शब्द हैं वो सारे के सारे आपके अव्ययभाव समास होंगे। दूसरा पॉइंट है, जितने भी रिपीटेड शब्द हैं, मैंने बोला था ना, जितने भी रिपीटेड शब्द हैं, जैसे मताए मताए, पिताए पिताए, जहां पर भी योजक चिन्ह लगा रहे पर जैसे रिपीटेड रहे, पिता पिता, माता माता, बेटा बेटा, बेटा बेटी, जो भी रिपीटेड रहे अव्ययभाव समास होगा। यहां पे 2 कॉन्सेप्ट, जितने भी उपसर्ग वाले शब्द हैं, जैसे यथासंभव हो गया, ये क्या है यथासंभव, इसमें यथा क्या है आपका उपसर्ग हो गया, तो ये आपका क्या है यथासंभव, आपका अव्ययभाव समास हो जाएगा। आजन्म हो गया, आजन्म हो गया, तो ये क्या है उपसर्ग हो जाएगा। जितने भी उपसर्ग वाले शब्द हैं वो सारे के सारे आपके अव्ययभाव समास हो जाएंगे। चलिए 5वां जल्दी से करते हैं, 15 मिनट में ही क्लास खत्म करना था। 5वां है आपका बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास, बहुव्रीहि समास क्या है, छमक छल्लो छैल छबीली, कहते हैं मुझको रास रसीली, बच के तू रहना। चलिए ठीक है, अरे शेयर कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। बहुव्रीहि समास 99%, 1% मान नहीं सकते पर 99% भगवान, सबसे बड़ा समास यही होता है बहुव्रीहि समास। सबसे बड़ा जो समास होता है ना वो बहुव्रीहि समास ही होता है। बहुव्रीहि समास में जितना भी भगवान के नाम आ गया, जैसे शिव जी हो गए, गणेश पार्वती, जितना भी भगवान के नाम दिखे, आंख मारे, आंख बंद करके मारना, आंख बंद करके बहुव्रीहि समास लगा के आना, गलती नहीं होगा, नहीं होगा, ठीक है। जितने भी भगवान के नाम है ज्यादातर सब बहुव्रीहि समास में आ जाएगा, बहुव्रीहि समास में आ जाएगा। रावण, जितना भी भगवान का नाम है, सब जितना भी भगवान लगे, गणेश लक्ष्मी पार्वती जितना भी है ना, वो सब के सब आपका आ जाएगा बहुव्रीहि समास में, ठीक है। चलिए हमने प्रैक्टिस सेट कहां से लगाना है बता देते आपको। चलिए बहुव्रीहि समास जैसे दशानन, 10 मुख वाला है ना, नीलकंठ, लंबोदर, गिरिधर, ये सब क्या है, लंबोदर है भगवान के नाम, गिरिधर भगवान के नाम, फिर रावण, दशानन, ये सब किसका नाम है, भगवान के नाम है। तो जितने भी भगवान के नाम है वो सारे के सारे बहुव्रीहि समास हो जाएंगे। अगर इसका डिफिनेशन की बात करें तो इसमें होता है कि ना पहला पद प्रधान हो न दूसरा पद प्रधान हो, मतलब कि दोनों पद मिलके तीसरे पद का निर्माण करें, तो वही होता है बहुव्रीहि समास। पर उतना याद कौन करेगा यार, ट्रिक्स से चलो, हम लोग को सिर्फ एग्जाम निकालना है, ठीक है बस। तो एग्जाम व्यू से हम पढ़ा रहे हैं आपको। अव्ययभाव समास भी आप लोग समझ गए, प्रतिदिन हो गया, जितना भी उपसर्ग लगल है आपका वो सारा का सारा अव्ययभाव समास हो जाएगा। यथासंभव उपसर्ग पढ़ लो ना जाके एक बार यार, 15-20 मिनट का तो सेशन ही होगा, पढ़ लो जाके, कर लो, कंप्लीट हो जाएगा। तो ये 5 को कंप्लीट हो गया। अब ध्यान देना भाई कि कहीं कहीं क्या होता है कि कहीं कहीं बहुत सारा ऐसा शब्द है जो लगेगा आपको कि द्विगु भी है, कहीं कहीं आपको लगेगा कि वो अव्ययभाव भी है, कहीं कहीं आपको लगेगा
कर्मधारय भी है, कहीं कहीं लगेगा बहुव्रीहि भी है। तो इस स्थिति में क्या करना है, थोड़ा सा ध्यान देना, जहां भी लगे सबसे बड़ा भगवान, न आप न हम, सबसे बड़ा भगवान, तो जहां भी आपको लगे, जैसे पीतांबर पीला है जो अंबर, बहुत सारा ऐसा है, तो ये क्या हो जाएगा, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। जहां पर आपको लगे कि कर्मधारय भी है, कुछ ऐसे शब्द हैं जो विशेषता भी बतला रहे हैं, पीतांबर हो गया, ये बहुव्रीहि समास भी है, कर्मधारय भी है। और बहुत सारा ऐसा है जो द्विगु भी है, कर्मधारय भी है, बहुव्रीहि भी है। तो ध्यान देना कि जब भी बहुव्रीहि का एंट्री हो जाए तो बहुव्रीहि समास को लगा देना है। अगर बहुव्रीहि एंट्री ना करे तो फिर आपको द्विगु रहे तो द्विगु, संख्यावाचक है तो द्विगु, उपसर्ग वाला या रिपीटेड रहे तो अव्ययभाव, और विशेषता बतलाए तो कर्मधारय समास कहला जाएगा। इसका प्रैक्टिस लगाना बहुत जरूरी है भाई। ये तो ठीक है, प्रैक्टिस सेट कहां से लगाना है, तो प्रैक्टिस सेट मैंने करवा दिया है, प्रैक्टिस सेट करवा दिया हूं। प्रैक्टिस सेट जरूर लगाइए, तभी तो पता चलेगा आपकी तैयारी कैसी चल रही है। प्रैक्टिस सेट कहां से लगाइएगा, तो आपको हिंदी व्याकरण के प्लेलिस्ट में जाना है, वहां पर मैंने समास का प्रैक्टिस सेट करवा दिया है, ठीक है। तो समास का जाके क्लास कर लीजिए, थ्योरी मैंने पढ़ा दिया, 2 चैप्टर कंप्लीट करवा दिया हूं। अगला बताना कमेंट करके कि किस क्लास को लेकर आऊं जो हार्ड है। अलंकार को अभी नहीं पढ़ाऊंगा, अलंकार को मैं 14 तारीख के बाद ही पढ़ाऊंगा, तो अलंकार छोड़ के, ठीक है, अलंकार को अभी नहीं, अलंकार छोड़ के कौन सा चैप्टर पढ़ना है, क्योंकि अलंकार सबसे इंपॉर्टेंट है और अलंकार को तगड़े तरीके से खत्म करेंगे, जहां से आपका 4 से 5 क्वेश्चन पूछता है अलंकार से। तो अलंकार सबसे VVI चैप्टर है, याद करना। संज्ञा सर्वनाम पढ़ाने की जरूरत है, या मैं तो उम्मीद करता हूं संज्ञा सर्वनाम, विशेषण विशेषता, क्रिया विशेषण, ये सबसे एक एक क्वेश्चन आता है, पर उम्मीद करते कि वो सब तो आप लोग पढ़ लिए, अगर लगे हार्ड तो हम पढ़ा देंगे, ठीक है। बाकी प्रैक्टिस सेट हम जरूर करवाएंगे उन सारे चैप्टर का। बताइएगा सेशन कैसा लगा। अरे लाइक कर दो भाई, अभी तक देख रहे हो तो शेयर भी करना। मिलेंगे शाम 6 बजे, ठीक है, प्रतिदिन शाम 6 बजे डीएलएड का लाइव क्लास हो रहा है, जरूर ज्वाइन करना। और पैड कोर्स के बारे में बताना पड़े तो थोड़ा खराब लगता है, ज्वाइन कर लेना। आप लोगों को पता है सबसे कम फी 299 में ही आपको लक्ष्य बैच के साथ ज्वाइन करके डीएलएड की संपूर्ण तैयारी कर सकते हैं। धन्यवाद।